साथियों, आप सभी का स्वागत है खासमन टीचर्स विलेज पर। आज थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? यदुवंशी, पी यदुवंशी, प्रितोष राज, बिंदु कुमारी, दामिनी राजपूत, आपका क्या नाम है, सत्यार्थी, विश्व ब्राह्मणी, निस्सु प्रिया, सभी को गुड मॉर्निंग है। और सभी लोग जल्द से जल्द जुड़िए। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पीछे जो हम लोग बैकग्राउंड सेट किए हैं, पीछे जो हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा है, थ्योरी को समझा है, उसका बेनिफिट अब हमको मिलने वाला है, यानी हम लोग को मिलने वाला है। और आज क्लास देखिए काफी शानदार रहने वाला है और क्वेश्चन आपको अब आसानी से हल होंगे। तो आज भी हम लोग का टेक्सोनॉमी ही है और यहाँ जो पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग पार्ट 6 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पार्ट 6 कर देते हैं। देखो, डरना नहीं है कि क्या सर सभी चैप्टर में इतना ही टाइम लगेगा क्या? नहीं भाई, सभी चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक दिन में 2 भी खत्म होंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोग को किसी भी बात को लेकर के कि कैसे होगी, कब कंप्लीट होगी। हम लोग को सिर्फ नाम के लिए कंप्लीट नहीं करना है, काम के लिए कंप्लीट करना है। इस तरीके से कंप्लीट करना है कि एग्जाम में काम बन जाए। ठीक है सर, फाउंडेशन बैच लाइए प्लीज। एकदम आएगा कन्हैया कुमार, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आएगा। चलिए, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर हम आपके कुछ बात सुनेंगे, क्योंकि हम जब तक कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर देंगे, हमें जो है शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, जहां कल समाप्त किए थे वहीं से आज की शुरुआत करते हैं। जिस क्वेश्चन पे कल हम लोग एंड किए थे, कौन सा क्वेश्चन था? ये सब हो गया था हम लोग का। चलिए, इसको हम लोग सुमेलित कर लिए थे, है ना? इसको सुमेलित कर लिए थे। ये सब हम लोग का क्वेश्चन हो गया था। चलिए, यहां से था, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रियंका कुमारी, गुड मॉर्निंग गुड़िया पटेल, निशु शाह, नवलेश कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को गुड मॉर्निंग है। चलिए, सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। मंजीत कुमार, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हमने आपको बोला था कि लौंग क्या है, तो लौंग एक प्रकार का फूल है, और सॉरी, फूल से प्राप्त होता है लौंग। और वैसा फूल से प्राप्त होता है लौंग जो फूल जो है कली के रूप में ही रहता है, और उसको हम लोग तोड़ करके सुखा लेते हैं, उसको पूरा खिलने नहीं देते हैं। कल इमेज भी आपको दिखाए थे। यानी एक प्रकार के बंद पुष्प कलिका ही होती है। यानी शुरू में पुष्प कलियां कैसे रहती है? बंद रहती है, और धीरे धीरे खुलती है और इस प्रकार से फैलती है। बात को समझ गए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं लौंग। तो लौंग के बारे में कल हम आपको बता दिए थे कि क्या है, फूल की कलियां हैं। ये क्या है? फूल की कलियां हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, इसलिए अब यहां से आगे हम लोग आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्या है? फूल की कलियां थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आयुषी स्टार, सभी विषय शुरू होगी, बारी बारी से शुरू होगी, आप पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, चलिए, क्या है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, एकदम बात सही है। अदरक क्या होता है? राइजोम होता है। आपको बताए थे कि राइजोम क्या होता है। तो राइजोम एक ऐसी तना है जो भूमि के अंदर विकसित होती है। एक प्रकार का प्रकंद है। ये क्या है? प्रकंद, जो हॉरिजॉन्टल विकास करता है और जिसको में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, ये सब राइजोम के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब राइजोम के एग्जाम्पल है। केसर, केसर क्या बीज है? केसर बीज है। अफीम, अफीम के डुठी है। सन, तना है। अब बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। तो देखो मेरे भाई, सन के बात करेगा, सन जिसको जूट बोलते हैं, तना है, बात सही है, यह भी सही है। अफीम क्या है? तो अफीम के ठुड्डी से प्राप्त होता है। केसर बीज से प्राप्त नहीं होता। केसर जो है बीज से नहीं प्राप्त होता, सेफ्रोन से प्राप्त नहीं होता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सर केसर किस चीज से बनता है? तो देखो मेरे भाई, पुष्प में पाया जाता है स्टिग्मा,
पुष्प में जो वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र को सुखा करके बनता है हमारा केसर। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर में यहां दिखा रहे हैं, देखो ये है पुष्प, पुष्प में ये वाला रेड वाला जो दिखाई दे रहा है ये है वर्तिका। जैसे आपको पता है ना कि जैसे एक सिंपल इमेज आपको बना देते हैं कि इस प्रकार से होता है, देखो इस प्रकार से होता है, आप देखिएगा तो इस प्रकार से निकला रहता है, ऐसे डंठल नुमा संरचना आपको फूल में दिखाई देगा। यहां पास जो इस प्रकार से जो संरचना ये अंडाशय है, और अंडाशय जो है और इसी के पास जो है सेपल वगैरह जिसको हम लोग बाह्य दलपुंज थैलस, ये सब इस फूल जो रंगीन पत्ते जो आपको दिखाई देते हैं इस प्रकार से पाए जाते हैं। और ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, अस्टिग्मा। अब देखो होता क्या है कि पराग कण यहां पास आता है वर्तिकाग्र पे, और इसी पाइप के माध्यम से कहां पहुंचता है? अंडाशय में पहुंचता है, तो इसी को बोलते हैं वर्तिका। तो देख सकता है कि फूलवा में निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ है? लाल लाल। इस फूल में लाल लाल निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है? तो इस फूल में लाल लाल निकला हुआ है, यही है आपका वर्तिकाग्र। क्या सॉरी, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, वर्तिका प्लस वर्तिकाग्र है, ठीक है। और इसी को देखो रेड रेड निकाल करके जो पूरा लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है यही तो है केसर, यही तो है केसर हम लोग का, ठीक है, यही है केसर। तो बात को समझिए, यही है केसर। तो इसी को निकाल करके सुखा करके केसर प्राप्त किया जाता है। तो अब आपको दिमाग से कभी नहीं निकलेगा कि केसर क्या है, तो केसर वर्तिका और वर्तिकाग्र है। हाँ, एकदम 100% घटना चक्र का ही क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे ऊपर अगर बिलीव नहीं है तो आप कहीं से भी घटना चक्र को उठाइए और जाकर के उसको में क्वेश्चन मिला लीजिए। घटना चक्र में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है सर जी? घटना चक्र में आपको तीनों साइंस आ जाएगा, ठीक है। घटना चक्र में आपको हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, सभी जितने भी जीएस सेक्शन है सभी घटना चक्र में उसका क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये अदरक है, ये अफीम है। जूट, सन क्या है? तो देखो तना है, ये पेड़ है किसका? सन का। अब इसका जो तना है, तना के ऊपर जो खोली पाया जाता है उस खोली से ही बनाया जाता है सन। देख रहे हो रस्सी नुमा संरचना प्राप्त हो जा रही है, उसी से बनाया जाता है सन। यानी इस इमेज को भी आप देख रहे होंगे कि आपको तना जो दिखाई दे रहा है ना, इसी तना से बनता है सन। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जूट भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा कहां होता है मेरे भाई? तो सबसे ज्यादा आपको होता है बांग्लादेश में। ऐसे बंगाल में पहले होता था, लेकिन हम लोग का जो है भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल आधा चला गया बांग्लादेश में, तो मैक्सिमम जूट उत्पादित क्षेत्र चला गया बांग्लादेश में। लेकिन अभी भी बंगाल में और बिहार के बंगाल से सटे कुछ जो जिले हैं वहां जो है जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन अभी भारत से आगे है बांग्लादेश जूट के खेती करने में, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि इसी से बनता है, सुतरी के बोरा देखे हो जी? सुतरी के बोरा देखे हो? सुतरी के बोरा जिसको में धान वगैरह पैक होता है, तो सुतरी के जो बोरा होता है किससे बनता है? इसी से बनता है। तो जूट आपको पता है क्या हो गया? तना हो गया। अफीम के बात कीजिएगा तो अफीम देखो ये जो है बीज से बनता है। अफीम किससे बनता है? बीज से। सॉरी, अफीम की ठुड्डी जो होता है, ठुड्डी, बीज के जो ऊपर वाला ठुड्डी जो है ना, इस ठुड्डी से बनता है अफीम। और ये अदरक आपको पता ही है कि एक प्रकार का तना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्द से जल्द जुड़िए, सेशन को लाइक शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, सर क्लास कब से होती है? सुबह 10 बजे से। तो अब ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अदरक किससे प्राप्त होता है, क्या है, राइजोम क्या है, कल बताए थे। केसर क्या है, पता हो ही गया कि केसर एक प्रकार का बीज नहीं है बल्कि वर्तिका एवं वर्तिकाग्र है। अफीम क्या है और सन क्या है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंप्लीट किए, क्वेश्चन का कंसेप्ट भी कंप्लीट किए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके से नहीं पढ़िएगा तो काम ही नहीं चलेगा। इस तरीके से नहीं पढ़िएगा तो आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा। तो हमको ये वाला काम नहीं करना, हमको परमानेंटली चीजों को याद रखना है, ठीक है। केसर होता है सूखा मिश्रण। केसर किस चीज का सूखा मिश्रण होता है? देखो कितना क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, कितना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेखर जो है, सॉरी, केसर किस चीज का सूखा मिश्रण है? इस बात का जवाब दीजिए। पत्ती और तना का, पंखुड़ियों और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भाग का, या बीज और कलियों का? किसका है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि केसर जो है किसका सूखा मिश्रण है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। क्या होगा केसर? कन्हैया कुमार सी है, सभी लोग। चलिए सी, फूल के बीज बनाने वाले भाग का। एकदम बात सही है, फूल के बीज बनाने वाले भाग का। देखो ये वाला इमेज दिखाए थे ना, इसमें पाया जाता है। देखो मेरे भाई बता देते हैं कि सर फूल के बीज बनाने वाला भाग के मतलब क्या हुआ?
फूल के बीज बनाने वाला भाग का मतलब ये हुआ कि ये जो अंडाशय है, अंडाशय में 3 गो एग पाया जाता है। कितने एग पाए जाते हैं? 3 एग पाए जाते हैं। और जो पराग कण है, 2 ही पराग कण कहां पहुंचते हैं? अंडाशय में 2 ही पराग कण पहुंचते हैं भाई। एक पराग कण यहां और एक पराग कण यहां, 2 ही पहुंचते हैं। और एक पराग कण जो है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, एक पराग कण एक अंडाणु से और एक पराग कण 2 अंडाणु से मिलता है। और जो एक पराग कण और एक अंडाणु मिलता है, इसी से बनता है जाइगोट। इसी से क्या बनता है? जाइगोट, यानी भ्रूण बनता है। और एक परागकण जब 2 अंडाणु से मिलता है तो इसको से बनता है भ्रूण कोष। इसको से क्या बनता है मेरे भाई? भ्रूण कोष, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसी में बीज बन रहा है। तो बीज कैसे कब बनेगा? जब परागकण आएगा अंडाशय में, तभी ना बीज बनेगा। तो परागकण को अंडाशय में लाने में कौन मदद कर रहा है? तो वर्तिका मदद कर रहा है। कौन मदद कर रहा है? वर्तिका एवं वर्तिकाग्र मदद कर रहा है। और ये वाला जो यहां से लेकर के, समझना, यहां से लेकर के यहां तक वाला ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसी से बनता है केसर। इसी से क्या बनता है? केसर बनता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? यही जो एंडोस्पर्म भ्रूण कोष है, यही क्या करता है? तो इसको पोषण प्राप्त करता है। पोषण यही प्रदान करता है, यही इसको पोषता है, सारे पोषक तत्व देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो ये सब कितना जो है याद करने वाला टॉपिक था, लेकिन इसको हम रिलेट करके आपको बता रहे हैं ताकि चीजें परमानेंटली याद हो जाए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि नीचे दिए गए पौधे में उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। अदरक का हम लोग प्रकंद खाते हैं, राइजोम खाते हैं, एकदम बात सही है। प्याज का मांसल पर्ण होता है, एकदम बात सही है, प्याज का मांसल पर्ण होता है। आलू का क्या होता है? मूल। आलू का हम लोग जड़ खाते हैं भाई, आलू का हम लोग जड़ खाते हैं, नहीं रे भाई, आलू का हम लोग खाते हैं तना। तो ये तो सही नहीं है। नारियल भ्रूण पोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, यस। तो आलू का हम लोग मूल नहीं खाते, हम लोग आलू का खाते हैं तना। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तो आलू का हम लोग तना खाते हैं, यानी मूल न खा करके हम लोग क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं, तना खाते हैं। तो ये जो हमारा जो है गलत है। आलू किस प्रकार का तना है? स्तंभ कंद है। कैसा है आलू? तो आलू एक प्रकार का स्तंभ कंद है। जय माता दी सभी को, जय माता दी सभी को। आलू एक प्रकार का स्तंभ कंद है। ठीक है, चलिए आप लोग दशहरा पूजा में बिजी हैं क्या? क्लास को रेगुलर करना है, ठीक है, क्लास को रेगुलर करना है। पूजा इस बार जो है आप लोग थोड़ा कम एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस बार बिहार में वैकेंसी की बहार आई है। इस बार पार नहीं लगोगे भाई तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसका एकमात्र रामबाण इलाज है घटना चक्र। डेली क्लास में जुड़िए, घटना चक्र को कंप्लीट कीजिए। घटना चक्र अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इस बार जो है जितनी वैकेंसी बिहार में आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल बिहार एसएससी का भी जो है उसमें भी सीट बढ़ा दिया, बिहार दरोगा का आया है, एईडीओ का आया है ना। तो बहुत प्रकार के वैकेंसी बिहार में है, तो उसका आप लोग फायदा उठाइए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए इस बार, ताकि नेक्स्ट दशहरा जो है आपके लिए बेहतर हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? आवाज नहीं आ रहा है सर, एकदम आवाज जा रही है सभी के पास। अंजलि कुमारी आपके पास क्यों नहीं पहुंच रही? निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का हम लोग खाने वाला भाग कौन सा है? स्टेम है, तना है। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक फल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक फल है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आलू फल है मेरे भाई, आलू तना है। आलू क्या है मेरे भाई? तना है। मूली क्या है? तो जड़ है। मूली क्या है? जड़ है। शकरकंद क्या है मेरे भाई? बताइए, शकरकंद क्या है? स्वीट पोटैटो क्या है? तो स्वीट पोटैटो भी एक प्रकार का जड़ है। लेकिन भिंडी की अगर बात किया जाए, भिंडी की बात किया जाए तो भिंडी जो है एक फल है। भिंडी क्या है? एक फल है। भिंडी में देखेंगे कि बीज के ऊपर भिंडी क्या होता है? भिंडी जो आप जिसको सब्जी बोलते हैं, उसके अंदर पूरा बीज रहता है। उसके अंदर पूरा क्या रहता है? बीज। अरे ये शकरकंद कैसे होगा जी? शकरकंद कैसे होगा? भिंडी होगा।
भिंडी क्या है? तो भिंडी एक प्रकार का फल है, उसमें ओकरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेडीज फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है। भिंडी के अंदर देखिएगा तो बीज रहता है, उस बीज को सुरक्षा देने के लिए ऊपर से फल रहता है। तो भिंडी का हम लोग पूरा के पूरा फल ही खाते हैं, समझ गए बात को। भिंडी जो है पूरा के पूरा फल के रूप में ही हम लोग खाते हैं, तो भिंडी आपका क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भिंडी एक प्रकार का है, फल है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? अब एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एक होता है फॉल्स फ्रूट। अब सत्य फल और असत्य फल में क्या अंतर है? एकदम बेसिक सा अंतर है, इस बात को देखो। जैसे देखो ये इमेज हम बनाए थे, ये इमेज हम बनाए थे, तो ये जब इमेज बनाए थे तो ये वाला जो थैलस नुमा संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और ओवरी के अलावा भी फूल में आप देखिएगा, अंडाशय के अलावा तो लाल कलर के भी जो है पत्ते नुमा संरचना आपको दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं दलपुंज एवं बाह्य दलपुंज, जिसको सेपल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ फल, देखो ये जो अंडाशय है, अंदर वाला जो ये भाग है ये बीज बन जाता है, और ये जो अंडाशय है यही अंडाशय बन जाता है फल। अंडाशय क्या बन जाता है? फल। तो अगर किसी फल का निर्माण सिर्फ अंडाशय से हो रहा है तो होगा सत्य फल। लेकिन अगर फल का निर्माण में अंडाशय के साथ साथ दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये सब भी अगर भाग ले रहे हैं, तब उसको हम बोल देते हैं असत्य फल। तब उसे क्या बोल देते हैं? असत्य फल बोल देते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो यहां हमको समझना है, यहां हमको समझना है क्वेश्चन में कि सर सत्य फल क्या है? सत्य फल क्या है? तो निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है कौन? तो सेब जो है सच्चा फल नहीं है। सेब को सच्चा फल क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि सेब का अगर निर्माण देखा जाए, सेब का अगर निर्माण देखा जाए तो सेब का निर्माण जो है किस किस से मिलने से होता है? तो सेब का निर्माण मिलने से होता है आपका अंडाशय। क्या? अंडाशय प्लस दलपुंज प्लस बाह्य दलपुंज, ये सब के मिलने से सेब का निर्माण होता है। और जब इन सभी के मिलने से जो फल बनता है, इन सभी के मिलने से जो फल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। परंतु अगर सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से अगर कोई फल बन रहा है, सिर्फ किससे? तो सिर्फ और सिर्फ कोई फल अंडाशय से बन रहा है मेरे भाई, सिर्फ अंडाशय से बन रहा है, तो उस फल को हम लोग बोलते हैं सत्य फल। उस फल को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, सत्य फल बोलते हैं। तो इस बात को आप लोग समझते चलिएगा, क्लियर है? तो अब देखिए, चाहे सेब हो, सेब के अलावा और क्या है मेरे भाई? तो सेब के अलावा काजू, काजू भी क्या है? काजू भी एक प्रकार का सत्य फल है, क्योंकि सिर्फ अंडाशय से उसका निर्माण नहीं होता, एक्चुअल में फल का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से ही होता है। तो मैक्सिमम फल जो है सत्य फल होती है, कुछ फल जो है असत्य फल भी होती है, इस बात को आप समझते चलिएगा। तो सत्य फल और असत्य फल में क्या अंतर है, ये मेन यहां से आपको समझना था, ताकि आगे से अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आए तो आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए कि सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट में? सभी लोग बताइए कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो यस सर का जवाब देंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। देखो ये सब जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको माइंड में रिलेट करो। कह रहा है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रूप। अब सर ड्रूप क्यों कहते हैं इसको? तो ड्रूप इसको इसलिए कहते हैं कि लीची में देखिएगा आप तो बाहर एक खोली होती है, बाहर क्या होती है? एक खोली होती है, और बाहर खोली के अंदर एक मांसल संरचना होती है, और उसके अंदर एक हार्ड बीज होता है। लीची में देखे होंगे आप कि बाहर एक खोली है और खोली के अंदर एक मांसल संरचना है और उसके अंदर एक हार्ड बीज है, कठोर बीज है। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं, इस प्रकार के फल को हम लोग बोलते हैं ड्रूप फल। जो मांसल संरचना से जिसका बीज घिरा हुआ हो और बीज बहुत हार्ड हो, इसको हम बोलते हैं ड्रूप फल। तो लीची जो है एक प्रकार का ड्रूप फ्रूट्स के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये एक बीजी बेरी क्या है? तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बारे में भी हम आगे समझेंगे, क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है?
अरे भाई लहसुन एक विशेष प्रकार के गंध देता है कि नहीं देता है? तो इसके पीछे क्या रीजन है कि लहसुन एक विशेष प्रकार के गंध देती है? तो देखो भाई, लहसुन में पाया जाता है सल्फर यौगिक। क्या पाया जाता है? सल्फर यौगिक। और ये जो सल्फर यौगिक है, सल्फर यौगिक की वजह से ही लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर। यही सल्फर पाया जाता है आपका सरसों में भी। यही सल्फर कहां पाया जाता है? सरसों में। और सरसों में झाग का जो कारण है, झाग प्लस में आंखों में जो लगती है ना सरसों तेल, आंखों में लगती है ना सरसों तेल, बहुत तेज लगती है, आंखों में लगती है सरसों तेल। तो किसके वजह से लगती है? यही सल्फर यौगिक की वजह से सल्फर तेल आंखों में लगती है मेरे भाई। सल्फर तेल जब डालते हैं हम लोग, सब्जी बनाते हैं, तो पूरा आंख से आंसू आने लगता है। ठीक है, आंख से क्या आने लगता है? आंसू आने लगता है। तो सल्फर पाया जाता है लहसुन में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, याद हो रहा है? याद भी करते चलना है, नाम के लिए नहीं पढ़ना है एकदम। आपको जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन को एक बार आंख बंद करके उसके बारे में सोच लो, आंख बंद करके सोच लो, दिमाग में उसको बैठाने का प्रयास करो। इस प्रकार से आपको चीजें याद होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज क्या निष्कासित करते हैं भाई? किस लिए प्याज काटने पर आंख से आंसू आता है? अरे हम तो प्याज काटते हैं तो इतना आंसू आता है कि पूछो मत, पूरा आंख में जलन होने लगता है। क्या कारण है? तो देखो, जैसे ही आप प्याज को काटिएगा, समझो, जैसे ही आप प्याज को काटिएगा, पूरा इसका फंक्शन आपको बता देते हैं क्योंकि इसके पूरे फंक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आता है इसका पूरा फंक्शन को समझिए। देखो, जैसे ही आप प्याज को काटिएगा तो प्याज को काटने पर, समझना भाई, प्याज को काटने पर क्या होता है? तो प्याज के काटने पर एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेज। क्या बोलते हैं भाई? तो एक एंजाइम निकलता है जिस एंजाइम को हम लोग सिंथेज कहते हैं। एक सिंथेज एंजाइम निकलता है। ठीक है, सिंथेज एंजाइम निकलता है प्याज को काटने पर। अब देखो, ये जो सिंथेज एंजाइम है, सिंथेज एंजाइम है, क्या करता है कि प्याज में एक एमिनो अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है सल्फा ऑक्साइड। क्या नाम है मेरे भाई? तो सल्फा ऑक्साइड नाम है, सल्फा ऑक्साइड। एक सल्फा ऑक्साइड जो है एमिनो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिनो एसिड पाया जाता है प्याज में। ठीक है, ये जो सल्फा ऑक्साइड एमिनो एसिड है, इसको सिंथेज एंजाइम जो है, कौन सा एंजाइम? तो सिंथेज एंजाइम क्या कर देता है कि इसको सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, किस अम्ल में बदल दिया? सल्फेनिक अम्ल में। देखो क्या है, जैसे प्याज को काटोगे तो एक एंजाइम निकलेगा जिसका नाम है सिंथेज। ये भी क्वेश्चन देखो, यहां देखो, सब मिलता जुलता नाम है, इतना डिटेल क्यों बता रहे हैं? क्वेश्चन यहां से फंस जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। बस सबको पता है सल्फेनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, बस इससे ज्यादा किसी को नहीं पता। तो सल्फेनिक अम्ल ऐसे नहीं, सल्फेनिक अम्ल कब बन रहा है? तो पहले सिंथेज बन रहा है, और यही सिंथेज एंजाइम क्या करता है कि प्याज में एक सल्फा ऑक्साइड पाया जाता है, उस सल्फा ऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। किस में बदलता है? सल्फेनिक अम्ल में। अब देखो होता क्या है, ये जो सल्फेनिक अम्ल है, समझना, ये जो सल्फेनिक अम्ल है, ये जो सल्फेनिक अम्ल है, यह क्या होता है? तो यह फिर से पुनः व्यवस्थित होकर के, पुनः व्यवस्थित होकर के, समझना, पुनः व्यवस्थित होकर के एक यौगिक का निर्माण करता है, जिस यौगिक का नाम क्या है मेरे भाई? तो इस यौगिक का नाम है साइन प्रोपेनेथीन एस ऑक्साइड। क्या नाम लिखे? ध्यान देखना, साइन प्रोपेनेथीन एस ऑक्साइड। ये क्या है रे भाई? अंतिम रूप से यही बनता है यौगिक, समझिएगा, अंतिम रूप से प्याज में यही यौगिक बनता है। और रियल में इस यौगिक को कौन बनाता है? तो यह एक प्रकार का सल्फेनिक अम्ल ही है, इसी से बनता है यह एक प्रकार का सल्फेनिक अम्ल है, साइन प्रोपेनेथीन एस ऑक्साइड। क्या? बोलो एक बार, साइन प्रोपेनेथीन एस ऑक्साइड।
ठीक है, क्लियर है। और यही जो है, यही क्या करता है, तो यही हमारे आंखों में आंसू लाता है, आंखों में आंसू लाता है, आंखों में आंसू लाता है। तो अगर ऑप्शन में सल्फेनिक अम्ल है तो यह सही होगा, और यदि सल्फेनिक अम्ल नहीं है, साइड ही है, अगर सल्फेनिक अम्ल नहीं है तो ऑप्शन में इसको आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको इसको क्लिक करना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यही जो है यौगिक, यही क्या करता है, आंखों में आंसू लाता है, और इसमें भी सल्फर मौजूद है, इसमें भी क्या है, सल्फर मौजूद है। क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी हो। ऐप वाले बच्चे को तो स्क्रीनशॉट नहीं होगा, लेकिन इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, सभी लोग बताइए, हो गया? अगर हो गया तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, सभी लोग लिख लिए तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर, चलिए। तो अब यहां इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, क्या है भाई, सल्फेनिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फेनिक एसिड हो जाएगा। अब सल्फेनिक एसिड क्या है, तो यह एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, एमिनो एसिड है, यह जो है एक प्रकार का एमिनो एसिड है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मिर्च की तीक्ष्णता, बहुत तीता लगता है रे भाई, मिर्चा बहुत तीता लगता है, तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, मिर्च हमें तीता क्यों लगता है भाई, तो उसके पीछे कारण क्या है, क्या ऐसा पाया जाता है मिर्च में, तो मिर्च में पाया जाता है कैप्सेसिन की उपस्थिति होती है, इसके वजह से मिर्च कैसा लगता है, तीक्ष्ण लगता है, बहुत तीता लगता है रे भाई, कैप्सिसिन। क्या पाया जाता है, कैप्सिसिन। लाइकोपिन क्या है, तो लाइकोपिन एक लाल रंग का वर्णक है, कैसा है, लाल रंग का वर्णक है, लिख लेना, लाल वर्णक है। किसमें पाया जाता है रे भाई, तो यह पाया जाता है टमाटर में। किसमें पाया जाता है, टमाटर में, प्लस तरबूज में। तरबूज में कौन सा वर्णक पाया जाता है, लाइकोपिन, जो लाल रंग प्रदान करता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। कैरोटीन किस में पाया जाता है रे भाई, तो कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। एंथोसाइनिन किस में, एंथोसाइनिन क्या करता है, तो जितने भी बैगनी एवं नीले रंग के आपको प्राप्त होते हैं, कुछ भी, चाहे फल हो या सब्जी हो, कुछ भी हो, बीज हो, कुछ भी हो, ये उसको एंथोसाइनिन की वजह से होता है। पर्पल, पर्पल एंड ब्लू कलर प्रदान करता है, ब्लू कलर देता है, पर्पल एंड ब्लू कलर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथोसाइनिन। क्या बोलते हैं, एंथोसाइनिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लोग समझते चलिएगा कि एंथोसाइनिन एक वर्णक है। ये देखो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधों में पाया जाता है प्लास्टिक, पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती है उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, नहीं लवक पाया जाता है। प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है आपका वर्णी लवक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होता है अवर्णी लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट पौधों के फल में, पौधों के फूल में, पौधों के बीज में एक विशेष प्रकार के रंग प्रदान करता है। ठीक है, कौन, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। तो यही सब जो वर्णक है एक प्रकार के क्रोमोप्लास्ट के वर्णक है, चाहे लाइकोपिन हो, कैरोटीन हो, एंथोसाइनिन हो, यह एक प्रकार का क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। और यही क्रोमोप्लास्ट जो है एक विशेष प्रकार के रंग जो है उत्पन्न करती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न करती है। कुछ मिर्ची तीखा नहीं होती क्योंकि उस मिर्ची में कैप्सिसिन नहीं उपस्थित होगा उतना प्रचुर मात्रा में, तो तीता नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब क्या है, तो एक प्रकार के क्रोमोप्लास्ट के वर्णक हैं जो पौधों के विभिन्न फल में, बीज में, फूल में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, लाल मिर्च, कोई भी मिर्च हो, चाहे लाल हो, पीला हो, उससे क्या मतलब है, तीखा है तो उसको में कैप्सिसिन रहेगा। क्या है, तीखा है तो उसको में कैप्सिसिन रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। देखो भाई इतना शानदार सवाल, फलों के मिठास का कारण क्या है,
मिठास का कारण क्या है? तो फलों के मिठास का कारण है फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। याद रखिएगा, फल फ्रूट्स और फ्रक्टोज भी यहाँ FRU यहाँ तक उसका मिलता जुलता वर्ड है, इस बात से आप इसको याद रखिएगा। तो फलों में मिठास यानी फ्रक्टोज आता कहां से है, इस बात को आप समझिए कि फलों में फ्रक्टोज आता कहां से है, कैसे बनता है। तो सर ये आप क्यों बता रहे हैं? तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पे आधारित और भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा जो सरलता से बनेगा। तो देखो मेरे भाई, होता क्या है कि फल किसका है? पादप का है। फल किसका है मेरे भाई? पादप का है। तो जब फल पादप का है, समझिएगा, फल पादप से ही प्राप्त होता है, तो पादप में पाया जाता है, पादप की कोशिका में सेल वाल पाया जाता है। पादप में क्या पाया जाता है मेरे भाई? सेल वाल पाया जाता है। और सेल वाल जो होता है, सेल वाल जो है तीन चीज से मिलकर के बनता है, इस बात को ध्यान में रखना। सेल वाल के जो तीन परत है, सेल वाल के जो तीन परत है, कितने परत है? तीन परत है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे जब कोशिका पढ़ा रहे थे? तो सेल वाल के जो तीन परत है, तो पहला परत बना होता है आपका सेल्यूलोज का। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, सेल्यूलोज का। आगे की क्वेश्चन के हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, आलतू फालतू चीजें हम नहीं बता रहे हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दूसरा का हो जाएगा आपका लिग्निन का। किसका हो जाएगा? लिग्निन का। और तीसरा का आपका परत जो होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस में पेक्टिन का होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन का बना होता है। और ये जो पेक्टिन है, समझना, ये जो पेक्टिन जो पाया जाता है फलों में, जब फल कच्चा रहता है तो यही पेक्टिन क्या करती, यही पेक्टिन जो है क्या होता है, ये किसमें बदल जाता है? तो यही पेक्टिन जो है फ्रक्टोज में बदल जाता है। और फ्रक्टोज में बदलने से फलों में एक विशेष प्रकार की मिठास आती है, इसीलिए फल कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो फ्रक्टोज किस चीज से बनता है मेरे भाई? तो फ्रक्टोज बनता है पेक्टिन से। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? तो पेक्टिन पाया जाता है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति के कितने स्तर हैं? तो तीन स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और मध्य का स्तर। जो मध्य का स्तर है, जो मध्य का स्तर है, जो मिडिल लेयर है, मध्य का जो स्तर है, इसी स्तर में पाया जाता है आपका कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टिन। और यही जो मध्य का स्तर जो कोशिका भित्ति में पाया जाता है, यही सीमेंटिंग का काम करता है। और इसी वजह से जो है पेड़ पौधे बहुत मजबूत रहते हैं। पेड़ पौधे क्या रहते हैं? बहुत ही मजबूत रहते हैं। ठीक है। और ये इसका जो है बाहरी परत है, यानी इसको हम लोग प्राथमिक परत बोलते हैं, प्राथमिक परत बोलते हैं, प्राथमिक परत बोलते हैं कोशिका भित्ति का। और ये वाला जो है लिग्निन जो है, यह कोशिका भित्ति का द्वितीयक परत है। लिग्निन क्या करता है? तो पेड़ पौधों को वायुरोधी, जलरोधी, विषाणुरोधी, कीटाणुरोधी यानी सूक्ष्मजीवरोधी, यानी पेड़ पौधों को कुल मिलाकर के सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? नया चीज सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए? तो बाकी माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, देखो ये सब जो माल्टोज है, राइबोज है, फ्रक्टोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ये सब क्या है? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। इस बात को आप समझते चलिएगा। लेकिन इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? पोषण चैप्टर में। कहाँ पढ़ाएंगे मेरे भाई? पोषण में पढ़ाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, पोषण में इतना डिटेल में पढ़ा देंगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, चाहे वसा के बारे में। देखना घटना चक्र अगर आपके पास होगा तो देखना पोषण चैप्टर से कितना डिटेल क्वेश्चन पूछा हुआ है। पोषण चैप्टर में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा। तो वहां आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, वसा, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? अगर कोई व्यक्ति डूब के मर गया है तो उसका पता लगाने के लिए कि डूब के ही मरा है, निम्नलिखित में से किस जीव का हम लोग उसके लिए अध्ययन करते हैं? कौन सा जीव उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो देखो मेरे भाई, अगर आप डूब के मर रहे हैं तो या तो नदी में डूबेंगे, या तालाब में डूबेंगे, या पोखर में डूबेंगे, है ना? तो जिस जल में हम लोग डूबते हैं उस सभी जलों में एक विशेष प्रकार के शैवाल की उपस्थिति होती है। उस शैवाल को बोलते हैं डायटम। कौन सी शैवाल उसमें पाई जाती है? तो डायटम पाई जाती है। कौन सी शैवाल पाई जाती है? तो डायटम पाई जाती है। तो इसका जो है अध्ययन किया जाता है, साइनो जीवाणु का नहीं, डायटम का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? डायटम का। जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब के मरा है तो दबा के पानी पिया होगा,
डूब के मरा है तो दबा के पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा? तो पानी पीने से क्या होता है, उसका फेफड़ा में पूरा पानी भर गया होगा, और जब उसके फेफड़ा में पूरा पानी गया होगा तो उसके फेफड़ा में देखा जाता है कि कौन सी आखिर उसके डायटम की उपस्थिति है कि नहीं, रियल में ये डूब के मरा है कि नहीं मरा है। और ये डायटम इतना सूक्ष्म होता है कि ये फेफड़ा से होते हुए हमारे ब्लड में भी मिल जाता है, हमारे ब्लड में भी मिल जाता है। सब्जेक्ट वाइज लेना पड़ेगा या घटना चक्र सर जी? देखिए घटना चक्र साइंस तीनों का एक ही में आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, पॉलिटी का अलग आता है, आर्ट्स का अलग अलग आता है, लेकिन साइंस का एक ही बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहता है। ठीक है, तो डायटम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखो डायटम को किस में रखा गया, किस संघ में रखा गया है डायटम को, बताइए। आप लोग से मेरा सवाल है, हमने आपको पढ़ाया है, डायटम को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, आप लोग जवाब दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सहतूत का फल, सहतूत का फल क्या है? सहतूत का फल क्या है? सेरोसिस है, साइकोनस है, समाग समारा है कि नट है, क्या है? सहतूत का फल क्या है बताइए। सहतूत की अगर फल की बात किया जाए तो क्या होगा? आपसे मेरा क्वेश्चन है, डायटम जो है किस किंगडम का सवाल है, या किस किंगडम का? फंगस, कन्हैया कुमार, फंगस, फंगस बताए थे जी, बताइए। देखो बात किया जाए सहतूत का, तो सहतूत एक प्रकार का सिरोसिस फल है। कैसा फल है? सिरोसिस। ये सर सिरोसिस क्या होता है, कैसे याद रखेंगे? तो देखो डायटम जो फल है एक प्रकार से ढेर सारे पुष्पों के मिलने से बनता है। एक पुष्प के मिलने से डायटम सहतूत नहीं बनता। सहतूत जो है ढेर सारे फूलों के मिलने से बनता है, यानी एक प्रकार का ये फूलों का समूह है, क्योंकि फूल से ही फल बनता है, फूल से ही फल बनता है ना। लेकिन ये जो सिरोसिस जो फूल होते हैं, फल होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के फूलों के समूह होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के फूलों के समूह होते हैं, यानी इसीलिए इसको बोलते हैं सेरोसिस। इसी का उदाहरण है आपका कटहल, इसी का उदाहरण आपका है क्या उसको बोलते हैं, अनानास। ये सब क्या है? ढेर सारे फूलों का समूह है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं, ये है आपका सहतूत। इसमें आपको ढेर सारे लगेगा कि एक ढेर सारे जो फूलों के समूह से लगे, ढेर सारा फल आपस में कनेक्टेड है। इसमें भी देखो खाते हो इसको कि नहीं खाते हो, आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, आपके फेस ग्लो के लिए बहुत जरूरी है, ये इसको आप लोग यूज कीजिएगा, जरूर यूज कीजिएगा। ये भी क्या है? तो एक प्रकार का सिरोसिस है। ये जो कटहल, ये भी क्या है? तो एक प्रकार का सिरोसिस है, यानी ढेर सारे फूलों के मिलने से एक फल बनता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से फूलों का समूह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस। समूह से याद रखना सिरोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधों के तने का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो है जो पौधों के तनों का उत्पाद नहीं है, यानी तना का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो तना का उत्पाद नहीं है? तो सन क्या है मेरे भाई? तो सन एक प्रकार का तना है। पटसन क्या है भाई? तो एक प्रकार का तना है। जूट क्या है भाई? तो एक प्रकार का तना है। लेकिन कपास क्या है? कपास क्या है? तो हमने आपको पढ़ाया था कपास के बारे में कि कपास जो है बीजों के ऊपर जो परत होती है उससे प्राप्त किया जाता है कपास। कपास के बीज के ऊपर जो परत होती है, लेयर होती है, उसको से कपास प्राप्त किया जाता है। प्रियंका कुमारी प्रोटिस्टा का है डायटम और अमीबा। बहुत शानदार जवाब। डायटम हो, यूग्लिना हो, प्रोटोजोआ हो, अमीबा हो, ये सब प्रोटिस्टा संघ के जीव हैं। किस संघ के जीव हैं? तो ये सारे के सारे जीव जो है प्रोटिस्टा संघ के जीव है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो कॉटन है, कॉटन हमें तने से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? कौन सा अनाज को मानव ने बनाया है, इस बात को समझिए। आज बच्चे बहुत कम जुड़े हैं। क्या संडे मना रहे हो क्या जी? हाँ, आज संडे मना रहे हैं क्या आप लोग? देखो भाई, जीवन में अगर सफल होना है ना, तो जब तक सफलता ना मिल जाए संडे मंडे भूल जाओ, नहीं तो लाइफ में ऐसा परेशानी आएगा कि फिर संडे आएगा या छुट्टी आएगा, उससे भी तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा छुट्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, संडे है कि मंडे है, मालूम चलेगा कोई एंजॉय ही नहीं रह गया लाइफ में। क्योंकि जो अभी तुम उपेक्षा करके सिर्फ बैठे हुए हो कि हम लाइफ में सब कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे, ठीक है, सेट कर लेंगे, तो ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और सफलता का एकमात्र मूल मंत्र है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, बात को समझ रहे हो? चलो, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित अनाज है? सिकल सीरियल है, पोमैटो है, ट्रिटिकल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इरफान अहमद, डी नहीं होगा रे मेरे भाई, डी नहीं होगा इरफान अहमद। सभी लोग डी दे रहे हैं, डी नहीं होगा। चलिए,
इस ट्रिटिकल, देखो ट्रिटिकल एक जो अनाज है, ये मानव ने इसको बनाया है। कौन बनाया है? मानव ने। देखो ट्रिटिकल को क्या किया गया कि गेहूं प्लस राई, क्या किया गया? गेहूं प्लस राई को लिख लेना। कभी कभी पूछ देगा कि ट्रिटिकल में किन दो अनाजों को संकरण कराया गया है, ठीक है? तो गेहूं प्लस राई का क्या कराया गया है? राई का क्रॉस कराया गया है, क्रॉस करा करके बनाया गया है, क्रॉस कराकर बनाया गया है। क्या बनाया गया? ट्रिटिकल उसका नाम रखा गया है, तो बनाया गया है, ठीक है? अब देखो गेहूं प्लस राई को क्यों बनाया गया, क्यों मिलाया गया? तो देखो दोनों को मिलाया गया है, तो आप मेंडल का नियम पढ़े थे कि जो जनक का गुण उसके संतति में जाता है, तो गेहूं और राई को मिलाने से जो अनाज बनेगा उसमें गेहूं वाला भी गुण रहेगा और राई वाला भी गुण रहेगा। तो गेहूं का गुण क्या है कि अच्छा अनाज मिलेगा। क्या बनेगा? अच्छा अनाज का दाना बनेगा, अच्छा अनाज का दाना बनेगा। और राई का क्या खासियत है मेरे भाई? तो राई का खासियत ये है कि ये जो है ठंडे प्रदेशों में भी रह सकता है, ठंडे मौसम, समझना, ठंडे मौसम प्लस ठंडे मौसम के साथ साथ क्या है, इसको में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, रोग प्रतिरोधक है। और प्लस में क्या है कि जो अनुपजाऊ मृदा है, अच्छा ऐड बहुत आता है सर जी, कोई बात नहीं, ऐड आता है तो अरे यार देखो मात्र 299 रुपीज में अभी दशहरा तक घटना चक्र पर गया सभी हमारे कोर्सेस पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो 299 का 20% कर लो, माइनस कर लो, ठीक है? यानी अगर आप देखें उसमें से यानी आप 40 रुपया और घटा लो तो मोटा मोटी 250 रुपया आता है। ऐसी दशहरा मेला में उड़ा देगा। 250 रुपया में चुपचाप बैच ले लो तो संपूर्ण घटना चक्र का, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ा दिया जाएगा। और क्या चाहिए? घटना चक्र को अगर आपको 250 में पढ़ा दिया जा रहा है, सोचो कितने दिन लगेंगे, समय कितना मेहनत करना पड़ेगा टीचर को। तो और आपके लिए क्या चाहिए? एप्लीकेशन पे आ जाओ। ऐसे भी 1-2 क्लास के बाद यूट्यूब पे जो लाइव जुड़ेंगे बच्चे वही देखेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है? रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं 299, हमको पता है कि कितना बड़ी रकम है 299, लेकिन आप लोग पढ़ाई में बहुत कंजूसी करते हो। पढ़ाई में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और इसका और राई का एक और खासियत है कि जो खराब मृदा है वहां भी ये उपज जाता है ना? यानी खराब मृदा में भी क्या हो जाता है? मृदा में भी उपज जाता है, उपजता है। तो अगर दोनों को हम मिला देंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो गेहूं का गुण है तो अच्छा अनाज मिल जाएगा, राई है तो ठंडे मौसम में भी रह लेगा, रोग प्रतिरोधक एकरा में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा और खराब से खराब मृदा में भी रह जाएगा। तो इन्हीं दोनों को मिला करके बनाया गया है ट्रिटिकल। तो क्या सर हम इसको खाते हैं? नहीं, इसको हम लोग के खाने लायक अनाज नहीं रहता, ये है ना, हम लोग के खाने लायक अनाज नहीं रहता। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जानवर के, पशुओं के चारा के रूप में लिख लेना। इसका उपयोग जो है पशुओं के चारा के लिए किया जाता है, चारा के लिए किया जाता है, ठीक है? चारा के लिए किया जाता है। इस बात को हम लोग को समझते चलना है। तो यही है ट्रिटिकल, यही है ट्रिटिकल। गुरुजी प्रणाम, हमें लगा संडे का क्लास नहीं होता है, आज मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं एस कुमार, क्लास हमारा डेली चलेगा, संडे हो, मंडे हो, दशहरा हो, छठ हो, दीपावली हो, मेरा क्लास सब दिन चलती है और सब दिन चलेगी। अगर आपको हमसे पढ़ना होगा तो ठंडा, गर्मी, बरसात, पर्व, त्योहार, संडे, मंडे सब भूल जाना होगा। रिशु सर का क्लास आपको डेली चलेगा तो डेली चलेगा, ठीक है? और हम भी आपसे ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम नाम के लिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम पढ़ाते हैं इसलिए ताकि आपको उसका बेनिफिट हो और आप रिजल्ट लेकर के आए, ठीक है? सिर्फ नाम के लिए हम नहीं पढ़ाना चाहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो प्रकृति में नहीं पाया जाता तो ट्रिटिकल है। देखो एक बात आपको बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है, देखो आपको उदाहरण बताते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, यूपीएससी जिसको हम लोग आईएएस बोलते हैं, आईएएस में पूछा था 1993 में। कब पूछा था? 1993 में ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, ठीक है? और देखो पीछे इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, भला ही पहले आ गया लेकिन उसी क्वेश्चन पर आधारित है। इसी क्वेश्चन पर ना ये क्वेश्चन आधारित है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है,
उसी पे आधारित है कि नहीं है। और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 2017 के लगभग आसपास की क्या है कि यूपी पीसीएस में पूछा है। जैसे बिहार पीसीएस होता है ना बीपीएससी, वैसे यूपी पीसीएस में पूछा है। तो बहुत प्रकार के आपको मिल जाएंगे। तो ये फायदा होती है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, और इसी पर घुमा करके आपको और पूछ दे कहां से पूछेगा क्वेश्चन। हम लोग जितना भी पीसीएस लेवल क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करने वाले हैं। समझ गए बात को। चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों की मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। यानी कौन सा ऐसा जीव है जो मृदा विहीन सतह यानी बिना मिट्टी के भी जीवित रह सकता है भाई, बिना मृदा के जीवित रह सकता है। एकदम तैयारी के लिए रामबाण है मेरे भाई, एकदम विश्वास करो, आंख मूंद के पूरा घटना चक्र चाट जाओ, तैयारी के लिए रामबाण है। और उसके साथ साथ घटना चक्र के साथ साथ क्या उसको बोलते हैं बेसिक किताबें पढ़ लो। ठीक है, देखो एक होता है संकरण कराना इरफान अहमद, और एक होता है उसके डीएनए से प्राप्त करना, ठीक है, क्रॉस करा देना। एक होता है संकरण कराना, निषेचित कराना, निषेचन कराने के बाद उसमें फूल बनेगा, बीज बनेगा, ठीक है। ये उस तरीके से नहीं, इसको क्रॉस करा के बनाया गया है। ऐप वाले बच्चा का भी कमेंट देखिए, एकदम देख रहे हैं, ऐप वाले बच्चे का भी कमेंट देख रहे हैं। निशु कुमारी हैं, आदर्श राचित हैं, विशु हैं, सब लोग हैं। ऐप वाले बुतुरवा का कमेंट देख लीजिए ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एकदम एकदम देख रहे हैं। चलिए निशु कुमारी बी बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा है जो मृदा विहीन सतह पर उगता है यानी बिना मिट्टी के भी उग जाता है। तो फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक। सभी लोग कॉपी कलम निकालिए, सभी लोग कॉपी कलम निकालिए और जो हम बोल रहे हैं से लिखिए। सभी लोग कॉपी कलम निकालिए, रेडी है, सभी लोग रेडी हैं। चलो सभी लोग रेडी हैं, चलो यस सर लो, यस सर बोलो। और हम आपको एक यहां बताते हैं, जैसे हम आपको जंतु जगत को हम लोग कितने भाग में बांट करके पढ़ लिए थे। जंतु जगत को हम लोग पढ़ लिए थे, आपको 10 संघों में बांट करके पढ़ लिए थे, लेकिन हम आपको पादप जगत के बारे में नहीं पढ़ाया था, और पादप जगत से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम आपको 5 मिनट में पादप जगत के लिए आपको जो आपके लिए जरूरी है उसको हम यहाँ बता देते हैं कि पादप जगत को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल करके रेडी है। हम 20 बार बोलते हैं कि मेरे क्लास में बिना कॉपी कलम के नहीं बैठना है, तो कॉपी कलम निकाले हो तो चलो वहां नोट करो, सभी लोग लिखो पादप जगत, सभी लोग पादप जगत। और उसके बाद हम ये क्वेश्चन को समझाएंगे, एकदम हलवा पूरी हो जाएगा, और उस पर आधारित आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी कलम ना है सर तो काम नहीं चलेगा, बिना तलवार के चल गया युद्ध लड़ने तो हमारा ये कहना आएगा जी। पादप जगत, कौन सा जगत, पादप जगत। देखो मेरे भाई, जिस प्रकार से हम लोग जंतु जगत को विभिन्न भागों में बांटे थे, उस प्रकार से पादप जगत को भी समझने के लिए हम लोग विभिन्न भागों में बांटते हैं। अच्छा है आदर्श रचित। देखिए तो होता क्या है कि देखो पादप भी बहुत ऐसे पादप हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं, छोटे हैं, कुछ पादप बहुत बड़े हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जिनको में बीज बनता है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनको में बीज नहीं बनता, कुछ पादप ऐसे हैं जिनको में बीज बनता है लेकिन फल के बाहर रहता है यानी उसके ऊपर फल नहीं रहता, कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर जो है फल के अंदर बीज होता है, ठीक है। कन्हैया कुमार एक ही क्वेश्चन बार बार मत पूछो, अभी पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, उसके बाद हम आपका सोल्यूशन देंगे। तो जो पादप जगत है इसको आइकलर ने, समझना, इसको आइकलर ने देखो 2 भागों में बांटा था। आइकलर जो थे, आइकलर महोदय ने, आइकलर इसको 2 सब फाइलम में बांटा था, सॉरी किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा था आइकलर ने। किसमें 2 भागों में बांटा था, 2 सब फाइलम किंगडम में बांटा था, फाइलम नहीं किंगडम में। तो याद रखना, एक था आपका क्रिप्टोगेम्स, क्या था, क्रिप्टोगेम्स, और एक था आपका फेनोरोगेम्स। सभी लोग कॉपी पे लिखिए, सभी लोग कॉपी पे नोट डाउन कीजिए इसको, फेनोरोगेम्स। इसको इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्रिप्टोगेम्स, और एक था आपका फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स, ठीक है, कॉपी पे सभी लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ बहुत अच्छा। अब देखो ये जो क्रिप्टो गेम्स है, समझना, ये जो क्रिप्टो गेम्स है इसमें किस प्रकार के पौधों को रखा गया है। तो इसमें वैसे पौधों को रखा गया है जिसको में बीज बनता ही नहीं है। क्या, बीज बनता ही नहीं है, यानी बीज रहित, बीज
रहित पौधा को रखा गया है, बीज रहित पादप को रखा गया है। और फेनरोगेम्स में किसको रखा गया है? जिसको में बीज बनता है, यानी बीज सहित पादप को रखा गया है। किसको रखा गया है? बीज सही पादप को इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी क्रिप्टोगेम्स के जितने पादप हैं सभी पादप में बीज नहीं बनता। ठीक है, बीज नहीं बनता। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाते हैं। होता क्या है ना देखो, तो इसको जो है पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है क्रिप्टोगेम्स को। कौन कौन भाई? तो पहला है आपका थैलोफाइटा, ध्यान रखना, पहला आपका है थैलोफाइटा, दूसरा आपका है ब्रायोफाइटा, और तीसरा आपका है टेरिडोफाइटा, सभी लोग लिखिए, क्योंकि ये हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू का क्लास है, ये हमारा थ्योरी प्लस एमसीक्यू का क्लास है। चलिए, अब ये जो इधर वाला जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है मेरे भाई? तो इसका जो 2 भाग है उसको ध्यान में रखो। एक है आपका जिम्नोस्पर्म और एक आपका है एंजियोस्पर्म। एक कौन है मेरे भाई? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। तो ये जितने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके जितने भी पौधे हैं इनके पौधों में बीज नहीं होगा, देखो यहां से हम कितने कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, कितना कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहां से छूटना नहीं चाहिए। देखो, तो ये जो थैलोफाइटा है, ध्यान रखना, यह मुख्य रूप से जलीय पौधा है। कैसा पौधा है? जलीय पौधा है। याद रखना, थैलोफाइटा सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है? जल में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा जो है, समझना, ये जो ब्रायोफाइटा है यह एक प्रकार का उभयचर पौधा है। कैसा पौधा है? उभयचर पौधा है, यानी जल स्थल दोनों में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पादप जो है उभयचर में आता है, कौन सा पादप वर्ग उभयचर में आता है, तो पादप वर्ग हो जाएगा ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। सर जी क्लास रुक रुक करके चल रहा है। नहीं, क्लास तो यहाँ प्रॉपर चल रही है, आपको में नेट प्रॉब्लम होगा बाबू। टेरिडोफाइटा को देखा जाए तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ स्थल पर पाया जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ स्थल पर पाया जाता है, यह जल में नहीं पाया जाता। तो सर थैलोफाइटा में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो देखो मेरे भाई, इसको थैलोफाइटा इसलिए कहते हैं कि इसके जो पौधे हैं वो थैलस के आकार के होते हैं। समझना बात को, थैलस के आकार के होते हैं, थैलस आकार के मतलब समझ रहे हैं? इनको में जड़ तना पत्ती का विकास ही नहीं है, तो सभी लोग कॉपी पे नोट डाउन करें कि इस पौधों में जड़, तना एंड पत्ती नहीं पाया जाता, उसका विकास नहीं है। तो कौन कौन से पौधे सर इसमें हैं? तो इसमें एग्जाम्पल के तौर में लिख लेना, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आते हैं शैवाल। क्या आता है? शैवाल आता है। इसी में आता है लाइकेन के नाम सुने हो? लाइकेन इसी में आता है। शैवाल में कौन कौन से शैवाल आते हैं भाई? तो इसका एग्जाम्पल यहाँ भी लिख देते हैं, आप लोग कॉपी पे अपना सजा लेना। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सवाल आता है इसके अंतर्गत से, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते चलना। एक आता है अस्पाइरो सवाल जो है इसी में आता है। एकदम इतना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये सब थ्योरी है कि यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेगा और बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अस्पाइरो हो गया। उसके अलावा क्लेडोफेरा आता है। ठीक है, उसके अलावा इसको में और कौन आता है? तो लाल शैवाल, लाल भूरा, ये सब जितने सवाल है सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आप समझते चलिएगा। तो कुल मिलाकर के थैलोफाइटा क्या है? तो इसको में जड़ तना पत्ती का विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जलीय पौधा है। इसको में शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं और इसको में मुख्य रूप से ये सब इसका उदाहरण है। ब्रायोफाइटा की अगर बात कीजिएगा तो उभयचर है। कैसा है? उभयचर, जल स्थल दोनों जगह रहता है, दोनों जगह रहता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से समझिएगा, तो क्या सर इसको में जड़ तना पत्ती का विकास है? तो इसको में भी जड़ तना, समझना, जड़ तना पत्ती का डेवलपमेंट नहीं है। इसको में सर कौन कौन से पौधे आते हैं? तो इसको में आता है मॉस। इसको में कौन आता है? मॉस। और कौन आता है? तो इसको में मर्केसिया। कौन सा पौधा आता है? मर्केसिया आता है। और कौन सा पौधा आता है? तो रिक्सिया आता है।
ये सब इसके उदाहरण है, इस बात को आप ध्यान में रखना, यानी इसमें जड़ तना पत्ती का विकास नहीं है। अब आते हैं टेरिडोफाइटा, तो इसको में देखा जाए, समझना, टेरिडोफाइटा में देखा जाए तो इसको में जो है जड़ तना पत्ती का विकास है, जड़ तना एंड पत्ती जो इसको में है, और इसको में जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है। एक एक पॉइंट कॉपी पे लिखो, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा। इसको में जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है, और इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपका हो जाएगा फर्न का पौधा। कौन सा पौधा हो जाएगा? फर्न हो जाएगा। इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए? इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए? यहां फर्न का पौधा है, तो सर इसको में ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, तो फूल भी नहीं होगा, एकदम फूल नहीं होगा। इसको में जड़ तना पत्ती है, लेकिन इसमें भी फूल नहीं पाया जाता, इसमें भी फूल नहीं पाया जाता। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फूल नहीं पाया जाता। अब हम यहां लिख दिए हैं कि फूल नहीं पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता है, इसका मतलब कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में फूल पाया जाता है? क्या टेरिडोफाइटा पौधे में फूल पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको में फूल नहीं पाया जाता। तो सर जब इस सब में फूल नहीं पाया जाता तो इन लोग जनन कैसे करते हैं, इन लोग प्रजनन कैसे करते हैं, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं? सर तो आपको हम पढ़ाए थे स्पोर, आपको हम पढ़ाए थे बीजाणु, पढ़ाए थे बीजाणु, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कि बीजाणु स्पोर के द्वारा जनन जो है एक प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो इन सब में जो जनन है स्पोर के माध्यम से होता है। तो हम लिख देते हैं एक ही बारी, सब किसका भाग है? क्रिप्टोगेम्स का। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं कि क्रिप्टोगेम्स में, सभी लोग कॉपी पे नोट डाउन करो, क्रिप्टोगेम्स अगर लिखें तो उसको में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब आ जाएगा। इसको में जो है अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? तो स्पोर यानी बीजाणु के माध्यम से होता है। बीजाणु क्या है मेरे भाई? तो देखो, निषेचन के बाद क्या बनता है? पौधों में निषेचन के बाद क्या बनता है? भ्रूण ही तो बनता है ना, एम्ब्रॉय ही तो बनता है ना, सॉरी जाइगोट भ्रूण ही का निर्माण होता है। तो इसको जो है स्पोर क्या है? तो यह एक प्रकार का भ्रूण है। क्या है? भ्रूण है। भ्रूण नहीं है, भ्रूण का इकाई है। क्या है मेरे भाई? भ्रूण का इकाई है, यानी एक छोटा रूप है स्पोर। और इसी स्पोर से क्या होता है कि ऐसे पौधे जो क्रिप्टोगेम्स के हैं, चाहे थैलोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो इन सब में जनन किसके माध्यम से होता है? तो भ्रूण के माध्यम से होता है, स्पोर के माध्यम से होता है। क्लियर है? अब हम आते हैं इधर। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको में बीज नहीं पाया जाता, ये सारे उदाहरण हो गए। अब हम आते हैं इधर फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स बीज सहित है, यानी इनको में बीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। तो बीज पाए जाने वाले पौधों में भी दो प्रकार के हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म है, इस कैसे होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं। कैसे होते हैं? अनावृत बीजी होते हैं। ठीक है, अनावृत बीजी होते हैं, इसका हिंदी होता है अनावृत बीजी। और जो एंजियोस्पर्म है, ये होता है आपका आवृत बीजी। ये कैसा होता है मेरे भाई? तो ये होता है आवृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब समझ रहे हैं? यानी अनावृत, आवरण नहीं है, बीज के ऊपर आवरण नहीं है, यानी बीज के ऊपर फल नहीं है। हम लोग जनरली जैसे केला हो, अमरूद हो, आम हो, इन सब के बीज के ऊपर फल पाया जाता है। फल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, इनके बीज के ऊपर फल नहीं पाया जाता। ठीक है, बीज के ऊपर फल नहीं पाया जाता, यानी इनमें जो है फल नहीं पाया जाता, फल नहीं पाया जाता। बात को समझ गए? फल नहीं पाया जाता है, सिर्फ सिर्फ क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। तो सर ऐसे भी पौधे हैं क्या? हाँ, ऐसे भी पौधे हैं। तो ऐसे पौधे कौन कौन से हैं? तो एग्जाम में इसका उदाहरण बहुत पूछता है मेरे भाई कि कौन से जिम्नोस्पर्म के पौधे जिनके ऊपर जो है बीज नहीं पाया जाता। तो इसका उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो आपका हो जाएगा जैसे साइकस का पौधा। किसका पौधा? साइकस का पौधा। आपका हो जाएगा पाइनस का पौधा। किसका हो जाएगा? पाइनस। साबूदाना सुने हो? साबूदाना घर में अगर हम लोग के मम्मी लोग अगर त्योहार करते हैं तो साबूदाना खाते हैं। साबूदाना किससे आता है? साइकस से आता है। चिलगोजा हो गया। चिलगोजा क्या है? तो एक प्रकार का अनावृत बीजी है। और इस पौधे की खासियत क्या है कि ये पौधे बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, हजारों वर्ष तक जीवित रह जाते हैं, इतनी इनकी जो है आयु पाई जाती है। और ये पौधे बहुत मजबूत और हार्ड और काष्ठीय होते हैं, उड्डी होते हैं,
बहुत ही मजबूत होते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इस पौधे का खासियत क्या है कि इस पौधे में शाखा नहीं निकलता। जैसे आम, आम कैसे होता है, पूरा शाखा निकलता है झमटार हो जाता है। पीपल कैसे, शाखा निकलता है झमटार हो जाता है। तो ये पौधे शाखीय नहीं। ताड़ का पेड़ देखा है, ताड़ का पेड़ एकदम हूबहू ताड़ के पेड़ के समान होता है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब आते हैं एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म जो है इनके बीज के ऊपर फल पाया जाता है। एंजियोस्पर्म में जो है बीज के ऊपर फल पाया जाता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। कौन था? एंजियोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है भाई? तो इसके जो है समझना, एंजियोस्पर्म में क्या था, तो इसको में जो है इसको में जो है बीज के ऊपर फल पाया जाता है। बीज के ऊपर क्या पाया जाता है? तो बीज के ऊपर फल पाया जाता है। इस बात को आप समझना, फल पाया जाता है। बीज के ऊपर जो इसको में क्या पाया जाता है, तो बीज के ऊपर इसको में फल पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं आम का, अमरूद का, ये सब जो है एंजियोस्पर्म में आता है। और एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांट दिया जाता है मेरे भाई। एंजियोस्पर्म को जो है से दो भाग में इसको बांट दिया जाता है, दो भाग में बांट दिया जाता है। एक है आपका एक बीज पत्री, क्या है आपका? एक बीज पत्री है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकॉट। क्या बोलते हैं? मोनोकॉट। और एक होता है आपका द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री, जिसको बोलते हैं डाइकॉट। क्या बोलते हैं? डाइकॉट बोलते हैं। अब देखो सर, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है? तो जैसे आप देखो चना का बीज देखो, एकदम बीज से एकदम बराबर दो भाग में बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा द्विबीजपत्री। लेकिन वही आप देखो धान का पौधा, धान के पौधा द्विबीजपत्री नहीं होता है। उसके बीज को आप दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते, गेहूं को दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते। तो वैसे पौधे जिनके बीज दो बराबर भाग में बढ़ जाता है उसको बोलते हैं डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। और वैसे पौधे जिनके बीज दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एक बीजपत्री, मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट। तो इसका एग्जाम्पल, इसका कैसे समझेंगे सर, कैसे समझेंगे? कोई ट्रिक बता दीजिए, उपाय बता दीजिए कि हम समझ जाएंगे एक बीजपत्री है। तो एक बीजपत्री का उपाय जानने का दो तरीका है। उसके पत्ती को देखो और उसके जड़ को देखो। उसका जड़ कैसा होगा? तो धान का पौधा देखा है, धान के पौधा में रेशे नुमा कई शाखा में जड़ निकले रहते हैं। बांस का पौधा देखा है, कई सारे जड़ निकले रहते हैं, मतलब सीरा के रूप में ढेर सारे जड़ जो है शाखा के रूप में निकले रहते हैं। तो जिसका जड़ कैसा हो, झाड़ी के समान हो, शाखाओं में बटा हुआ हो, वो सब हो जाएगा एक बीजपत्री। और जिसका जड़ कैसे हो, मूसलाधार जड़ हो और एक सीधा जड़ नीचे की ओर जाता हो, मोटा जड़ नीचे की ओर जाता हो, वो हो जाएगा द्विबीजपत्री। जैसे आम का, अमरूद का देखेगा, शीशम का, तो एक मोटा जड़ नीचे जाएगा और तब जाकर के शाखा निकलेगा, तो सब हो जाएगा द्विबीजपत्री। और जिसके जड़ में ढेर सारे शाखाएं निकली हुई पतली पतली, जैसे गेहूं का पौधा देखा है, देखना नीचे गेहूं जब पौधा तैयार होता है तो ढेर सारे शाखा निकले रहते हैं। बांस में ढेर सारे शाखा निकले रहते हैं, तो ये सब हो जाएंगे एक बीजपत्री। तो जड़ के माध्यम से इसको क्या होता है कि जड़ जो है कई पतली शाखा में, कई जो है पतली शाखा में बटा रहता है, कई पतली शाखा में क्या रहता है, शाखा में विभाजित रहता है। ठीक है, कई पतली शाखा में विभाजित रहता है। और पत्ती क्या है सर? तो समांतर शिरा विन्यास दिखेगा। पत्तियों को अगर आप देखोगे मेरे भाई, पत्तियों को अगर आप देखोगे, समझना, अगर आप पत्ती को देखोगे ना तो पत्ती में क्या होता है, इस प्रकार से आपको देखिएगा तो समांतर शिरा विन्यास होता है, समांतर शिरा विन्यास होता है। लेकिन इसको में देखेगा तो ढेर सारा अनगिनत शिरा विन्यास निकले रहते हैं पत्तियों में। आम के पत्ती देखना और धान के पत्ती देखना, धान के पत्ती में बस एगो इधर निकला रहेगा शिरा विन्यास, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, समांतर। ठीक है, तो पत्तियों में क्या होता है कि समांतर शिरा विन्यास होता है, शिरा विन्यास होता है। ये इसका पहचानने का तरीका है एक बीजपत्री का। और द्विबीजपत्री में क्या होता है कि पत्तियों में जो है, पत्तियों में जटिल शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, जटिल जो है शिरा विन्यास पाया जाता है, जटिल शिरा विन्यास पाया जाता है। और मूसलाधार जड़ होती है। जड़ कैसी होती है? तो मूसलाधार जड़ होती है। तो जितने भी प्रकार के, मैक्सिमम पादप किसका है? मैक्सिमम पादप जो है एंजियोस्पर्म का है। सभी फसल किसका है?
सभी फसल जो है एंजियोस्पर्म में ही आते हैं। मैक्सिमम पेड़ पौधे इसी में है, एंजियोस्पर्म में है। मैक्सिमम पेड़ पौधे किसको में है? एंजियोस्पर्म में है। तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ पादप जगत का? पादप जगत का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो यहां से एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। कम से कम आपको बेसिक तो यहां से समझ में आया। बेसिक या डिटेल में आपको हमने बता दिया कि पादप को दो भाग में बांटेंगे, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में बिना बीज वाला को और फेनरोगेम्स में बीज वाला को। ठीक है, बीज है भी तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बीज के ऊपर फल नहीं है, और कुछ ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर फल है। जिनके बीज के ऊपर फल नहीं है उसको जिम्नोस्पर्म, और जिसके बीज के ऊपर फल है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब जो एंजियोस्पर्म यानी बीज है, एक बीजपत्री होता है, एक द्विबीजपत्री होता है। कैसे पहचानेंगे सर कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है? तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे कि जिसके पत्ती पर समांतर सीधा विन्यास हो और उसका जड़ जो हो पूर्ण रूप से शाखाओं में बटा हुआ हो, एक जकड़ा हुआ हो, तो हो जाएगा एक बीजपत्री। और जिसका जड़ जो है एक मूसलाधार जड़ के रूप में हो और पत्तियों में जो है जटिल सिरा विन्यास हो, तो हो जाएगा द्विबीजपत्री। क्लियर है कंसेप्ट? तो इस प्रकार से आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, और इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लिए तो यस सर का जवाब देंगे। अगर कॉपी पे नोट डाउन कर लिए तो यस सर भेजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया कॉपी पे? सभी लोग बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। अभी हम लोग को यहां से क्वेश्चन फास्ट रिवीजन, फास्ट प्रैक्टिस करना है अब, क्योंकि आगे अब लोलो पोलो है क्वेश्चन, दम नहीं है क्वेश्चन में। मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बताते चलना भाई। यस सर, कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है, कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है एकदम। अभी 20 पिला रहे हैं तुम लोग को, 20 जहर। इस 20 को पी लो, आगे मजा आने वाला है। आगे तो इंटरेस्टेड टॉपिक है जी सारा। ठीक है, यस चलिए आगे बढ़ते हैं। इरफान अहमद, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई? इस टॉपिक से संबंधित कंसेप्ट क्लियर हुआ? एकदम पीडीएफ एप्लीकेशन पे चला जाता है भाई। एक एक गुड़िया पटेल पीडीएफ एप्लीकेशन पे चला जाएगा आपका। चलो अब इस क्वेश्चन पे आओ भाई, इस क्वेश्चन पे आओ। कहां गया? इस क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मृदा विहीन है, यानी बिना मृदा के भी जीवित रह सकता है, बिना मृदा के जीवित रह सकता है। तो देखो मेरे भाई, फर्न, फर्न किसका था? फर्न की अगर बात किया जाए, सर इसमें सेलवाल होता है क्या? एक कन्हैया कुमार जान ले लेगा मेरा भाई। बोलो, जान ले लोगे मेरा? हम क्या लिखे हैं? पादप जगत को बांटे हैं, तो जब पादप है तो सेलवाल नहीं होगा जी। गजब मेरे भाई, ऐसे हमको इतना बेइज्जती करोगे हमको जी? मजा आ रहा है सर जी, अभी 1 मीटर दूरी पे है। चलिए देखो, फर्न, फर्न किसका पौधा था भाई? फर्न जो है टेरिडोफाइटा का है। किसका है? टेरिडोफाइटा का। और फर्न में क्या पाया जाता है? टेरिडोफाइटा में जाकर के पहली बार, टेरिडोफाइटा में जाकर के पहली बार जड़, तना, पत्ती बना है, जाइलम, फ्लोएम बना है। तो जब जड़, तना, पत्ती, जाइलम, फ्लोएम सब बना ही है, तो क्या ये पादप जो है बिना मिट्टी के रहेगा जी? जिस पौधा में जड़ हो, जिस पौधा में तना हो, जाइलम हो, फ्लोएम हो, बिना मिट्टी के रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये जो है क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। लाइकेन, लाइकेन किस में है रे भाई? तो लाइकेन देखो, लाइकेन, अरे लाइकेन किस में है? तो लाइकेन है थैलोफाइटा में, और थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती है। थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं है। तो बिना मृदा के भी कोई चट्टान पर भी उग जाता है, कोई पेड़ पौधों के जो तना है उस पे भी उग जाएगा, बिना जड़, तना, पत्ती के है। तो ये जो है इसको उगने के लिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इन दोनों में जड़, तना, पत्ती न है। तो जब जड़, तना, पत्ती नहीं है तो ये कहीं भी उपज जाएगा, बस वहां नमी होना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भी नमी होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी गीला होना चाहिए, वहां उपज जाएगा, चाहे आपका छत ही क्यों न हो। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को जीवित रहने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं है। तो लाइकेन थैलोफाइटा का है, तो बिना मृदा के भी जीवित रहेगा। यस सर। मॉस किसका है? तो मॉस है ब्रायोफाइटा का, और ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती है? नहीं है। तो जब जड़, तना, पत्ती नहीं है तो जहां भी थोड़ा बहुत भी नमी रहेगा वहां ही उग जाएगा। जहां
थोड़ा बहुत भी नमी रहेगा, हाँ नमी मॉइस्चर मॉइस्चर रहेगा वहां ये उग जाएगा, तो आपका हो जाएगा मॉस। अब आते हैं छत्रक यानी मशरूम। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, कवक है। और ये कहां से भोजन प्राप्त करता है? तो सड़े गले पदार्थों से। कहां से प्राप्त करता है? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। तो इसको उपजने के लिए जो है मृदा की आवश्यकता चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 और 3 सही होगा, लाइकेन और मॉस सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 होगा। एक बात बताओ मेरे भाई, इस प्रकार से पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा? चीजें परमानेंटली याद होगा कि नहीं होगा? सर जी पीपल का पेड़ भी कहा उग जाता है, अरे तो पीपल का पेड़ उग जाता है वहां उसको मिलता है तब ना उग जाता है। देखो दिखा रहे हैं आपको, ये है आपका फर्न। फर्न को उपजने के लिए मृदा की आवश्यकता है। ये है लाइकेन, देखो पेड़ की छाल पर उग गया, ये मिट्टी है, पेड़ की छाल पर उग गया है। अब लाइकेन है, इसको मैं आपको जड़ तना पत्ती का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। किस वर्ग का है लाइकेन भाई? तो थैलोफाइटा का है। किसका है? थैलोफाइटा का है। अब देखो ये है आपका छत्रक मशरूम, इसको तो सड़े गले पदार्थ चाहिए, ये बिना मिट्टी के नहीं होगा। ये है आपका मॉस, देखो मॉस दिखाई दे रहा है, मॉस मॉस दिखाई दे रहा है, हरा कलर का है पूरा। ये जो मॉस है किसका है? तो ये आपको ब्रायोफाइटा का है। किसका है? ब्रायोफाइटा का है। इसको भी उपजने के लिए जड़ तना पत्ती नहीं है, इसको भी उपजने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी अगर इसको थोड़ा बहुत नमी मॉइस्चर मिल जाएगा तो ये वहां उपज जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ। लेकिन फर्न को देखो, फर्न को देखो, ये जो फर्न है ये क्या है? ये जो फर्न है यह एक प्रकार के इसको में जड़ तना पत्ती का विकास हो गया है, इसलिए इसको उपजने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। हाँ अच्छा ठीक है, आगे नहीं आएंगे। क्वीन भांजी बोल रही कि सर आप इतने लंबे हैं कि दिखाई ही नहीं देते, आगे आ जाते हैं। तो हाँ मेरी हाइट पूरे 6 फीट है, समझ गए बात? पूरे 6 फीट है। और बोर्ड मेरे अनुसार थोड़ी ना बनाया गया है, बोर्ड जो है बाकी टीचरों के अनुसार बनाया गया है। आपको पता है कि हर जगह बहुमत का खेल है। हम लोग जो है लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जिसका बहुमत ज्यादा उसी की ना सरकार ज्यादा बनेगा जी तो हमारा तो हम सिंगल, बाकी छोटे, तो उनके बहुमत के आधार पर इस बोर्ड को स्थित किया गया है, कैमरा को स्थित किया गया है। चलिए ठीक है, चलिए क्लियर है? इस कथन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। बात सही है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके जड़ तंत्र बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। देखो मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है कि ऊपर पानी नहीं मिलता है तो बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, और जब बहुत नीचे तक जाना पड़ता है तो उसके जड़ बहुत लंबे होते हैं। तो ये कथन तो सही कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, यानी इसके जड़ बहुत नीचे जाते हैं, तो क्या मृदा का उच्च तापमान इसके पीछे जिम्मेदार है? तो नहीं भाई, मृदा का उच्च तापमान जिम्मेदार नहीं है, ऊपर पानी ही नहीं है इसलिए जड़ नीचे जाता है, यानी अपने पानी के खोज में नीचे जाता है। समझ गए? पानी के खोज में नीचे जाता है। ठीक है, तो मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, यह कथन गलत है। मृदा के तापमान की वजह से नहीं जाता, पानी के खोज की वजह से जाता है। तो आपका कथन ए सही है और आर गलत है, तो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने के लिए प्रोत्साहित करता है। न रे भाई, तापमान की वजह से जड़ कब बढ़ने लगा? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ये सही कह रहा है। भूमि में पानी नहीं होता तो ये सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती है, दबाव डालती है, ऐसा कोई बात नहीं। जिससे ये लंबी हो जाती है। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती है, ये सब कोई नहीं है। जड़ें सिर्फ और सिर्फ पानी के तलाश में आगे बढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी के तलाश में जो है जड़ें लंबी हो जाती है। इस बात को समझते चलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें रसाल स्तंभ पाई जाती है, पत्तियों में वसा का संग्रह होता है, लंबी मूसलाधार रसाल स्तंभ नहीं पाया जाता, मूसला जड़ें पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? मूसला जड़ें पाई जाती है और लंबी होती है, 25 से 30 फीट की मूसला जड़ें पाई जाती है फ्रिएटोफाइट्स में। ठीक है, फ्रिएटोफाइट्स उसको बोलते हैं जिसको हिंदी में मरुद्भिद बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुद्भिद भी बोलते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति
अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? वैसे पेड़ पौधे जो शुष्क जलवायु में भली भांति क्या हो जाते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं, यानी शुष्क जलवायु में भी अपने आप को ठीक ठाक से जीवित रख लेते हैं। वैसे पौधे को क्या कहते हैं? तो वैसे पौधे को हम लोग बोलते हैं मरुद्भिद। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद, जिसको बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। अधिपादप किसको कहते हैं? तो अधिपादप जो होते हैं कि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, अधिपादप दूसरे पौधे पर रहते हैं, दूसरे पौधे पर जीवित रहते हैं, दूसरे पौधा पर आश्रय लेते हैं। ठीक है, दूसरे पौधा पर आश्रय रखते हैं, आश्रय लेते हैं। किस पौधा पर आश्रय लेते हैं? दूसरे पौधे पर आश्रय लेते हैं। लेकिन उस पौधे से अधिपादप, ध्यान में रखना, दूसरे पौधे पे ये रहते जरूर हैं। अधिपादप जो है एपीफाइट दूसरे पौधे पे रहते जरूर हैं, लेकिन उस पौधे से अपना भोजन वगैरह प्राप्त नहीं करते। ठीक है ना, उस पौधे से अपना भोजन वगैरह प्राप्त नहीं करते, सिर्फ उस पौधे पे आश्रय लेते हैं, सिर्फ उस पौधे पे रहते हैं, तब उसको अधिपादप करते हैं, यानी एपीफाइट्स कहते हैं। तो क्या एपीफाइट्स अपने होस्ट ट्री से भोजन लेते हैं? तो नहीं, इससे भोजन प्लस जल नहीं लेते हैं, इसको से भोजन और जल नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। बात को समझ गए? सिर्फ उसको पर रहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जलोद्भिद क्या है? तो जल में रहने वाला पौधा। कहाँ रहने वाला पौधा? तो जल में रहने वाला पौधा। जल में रहने वाला पौधा क्या कहलाता है? जलोद्भिद कहलाता है। जल में रहने वाला पौधा क्या कहलाता है? जलोद्भिद कहलाता है। जैसे देखो आगे क्वेश्चन, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतर कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, मांसल होते हैं, शाखीय होते हैं यानी शाखा हरे भरे होते हैं, कि विषम पर्णी होते हैं, कि हेटेरोट्रोफिलस क्या होते हैं? कैसे होते हैं मरुभूमि के पौधे? तो मरुभूमि के जो पौधे होते हैं वो पौधे होते हैं मांसल। कैसे होते हैं? मांसल। मांसल क्यों होते हैं? जैसे देखे हो नागफनी देखे हो, एलोवेरा देखे हो, कैसा हो जाता है? मांसल हो जाता है। मांसल क्यों हो जाता है? क्योंकि अपने पत्तियों में, तनों में पूरी जो है मांसल संरचना का निर्माण करता है। उससे क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन है कम से कम होता है और पानी का ह्रास कम होता है। ठीक है, पानी का ह्रास कम होता है। सर प्लीज एक बार चार्ट समझा दीजिए ना। कौन सा चार्ट? अच्छा, वो जो बनाए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में बोल देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाए मरुभूमि मांसल हो जाते हैं। जैसे आप कैक्टस का पौधा देखा होगा। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। एपीफाइट्स अभी जस्ट नीचे पीछे पढ़ाए थे। एपीफाइट्स यानी अधिपादप बोलते हैं। अधिपादप सिर्फ और सिर्फ, अधिपादप सिर्फ और सिर्फ आश्रय लेते हैं दूसरे पौधे पे, वहां से भोजन वगैरह नहीं लेते, जल वगैरह नहीं लेते, यानी सिर्फ यांत्रिक अवलंब लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय लेते हैं। भोजन के लिए नहीं, छाया के लिए नहीं, जल के लिए नहीं, ये सब नहीं होगा। सिर्फ यांत्रिक अवलंब के लिए वहां रहते हैं। ठीक है, यांत्रिक अवलंब के लिए वहां रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, जैसे ये आर्किड है। आर्किड क्या है? एक प्रकार का अधिपादप है, एपीफाइट्स है, याद रख लेना। आर्किड, आर्किड क्या है? आर्किड का जो पौधा है, आर्किड का पौधा है एक प्रकार का, ये जो है एपीफाइट है। क्या है? एपीफाइट है आर्किड। और जो आर्किड है सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक सहारा के लिए रहता है और इसका कोनो काम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सक्यूलेंट, क्या क्या उसको बोलते हैं? तो देखो भाई, जीरोफाइट तो बोलते हैं जो मरुभूमि में उगता है, मरुभूमि में जो पौधा उगता है उसको जीरोफाइट बोलते हैं। हाइड्रोफाइट जो जलीय पौधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जो जलीय पौधा होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। जो नमक में उगता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं उसको? हेलोफाइट, या लवणभिद भी उसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं लवणभिद। ठीक है, अरे कमेंट क्या कमेंट कर रहे हैं विशु? क्या कमेंट चाहिए सर? मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ चलिए मैकेनिकल सपोर्ट। देखो हेलोफाइट बोलते हैं जो नमक युक्त मिट्टी, नमक यानी लवण कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र किनारे जो मृदा होती है उसमें लवण बहुत ज्यादा होता है, तो उन वैसे जगह पर उगने वाले पौधों को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं, या लवणभिद भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? लवणभिद भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों क्या कहते हैं? लवणता युक्त
वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवणता को तो क्या बोलते हैं? तो हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट, लवणविद बोलते हैं, लवणविद बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं? लवणविद बोलते हैं। और ग्लाइकोफाइट क्या होते हैं? तो ग्लाइकोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जिनका विकास, इनका विकास लवण में नहीं होता, इनका विकास लवण युक्त मृदा में नहीं होता। यानी सिर्फ ये जो है, ये सीधे हेलोफाइट का क्या है? हेलोफाइट का सीधे क्या है? उल्टा है। ये कौन? ग्लाइकोफाइट। हेलोफाइट जिसका विकास लवण वाले मृदा में ही हो सकता है और कहीं नहीं होगा। जैसे नारियल का पौधा क्या है? एक प्रकार का हेलोफाइट है, क्योंकि नारियल एकमात्र ऐसा पौधा है जिसको आयोडीन की आवश्यकता होती है, और आयोडीन कहां मिलता है? लवण युक्त मृदा में मिलता है। ठीक है, बाकी पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ग्लाइकोफाइट है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो लवण युक्त मृदा में इनका विकास रुक जाता है, ये डेवलप ही नहीं करते। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? यही है लवणविद। लवणविद क्या है? देखो इधर पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, मरुस्थल बोल रहे हैं, बीच दिखाई दे रहा है, समुद्री किनारा है, और समुद्री किनारा में उगने वाले इस प्रकार के पौधे को ही कहते हैं लवणविद ट्री कहते हैं। ठीक है, लवणविद ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट्स एक प्रकार का जलीय पौधा है। कई बार बता चुके हैं कि हाइड्रोफाइट एक प्रकार का जलीय पौधा है। देखो ये है हाइड्रोफाइट, जलीय पौधा है ना, जलीय पौधा है। इस फूल को हम लोग बहुत बचपन में तोड़ते थे, इस फूल को बचपन में बहुत तोड़ते थे और इसको से बनाते थे माला, और इसको से माला बना करके ऐसे पूजा करती थी, लोगों को पहनाते थे, मतलब आपस में बच्चे हम लोग खेलते थे, दोस्त लोग। ठीक है, दिन भर यही काम था, कोई काम में नहीं था। ठीक है, बचपन में बस यही काम था और कोनो काम में नहीं था रे भाई। चट्टान पर उगने वाला पादप कहलाता है। चट्टान पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? अधिपादपीय, लवणविद, मरोद्भिद, शैलोद्भिद। नाम भी शैलोद्भिद, यानी शैल, चट्टान पर उगने वाला शैलोद्भिद कहलाता है। क्या कहलाता है? शैलोद्भिद। ठीक है, मरुस्थल में उगने वाला मरुद्भिद, लवण पर उगने वाला हेलोफाइट्स, अधिपादप एपीफाइट क्या कहते हैं? जो दूसरे पौधों पर यांत्रिक सहारा के लिए रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और अब जो है हिस्ट्री के क्लास की टाइम हो गई है, नाजुक मैम आ चुकी हैं, तो अब आप लोग को कहीं जाना नहीं है, आपके पास 5 मिनट समय मिल जाएगा इस क्लास को ऑफ करके पुनः रिशेड्यूल करने में। तो 5 मिनट में आप लोग क्या कीजिए कि जो भी थोड़ा बहुत खाना है पीना है कर लीजिए, और उसके बाद नाजुक मैम के साथ हिस्ट्री क्लास के साथ जुड़िए। और घटना चक्र का हिस्ट्री क्लास चल रही है, काफ़ी शानदार क्लास चल रही है, तो उसमें भी सभी लोग जुड़िए। और आपको हम बता देते हैं कि टेंशन नहीं लेना है, सभी सब्जेक्ट की घटना चक्र की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप मान के चलिए कुछ सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है, इंडिविजुअल भी लेना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल भी जो है इंडिविजुअल भी तैयारी कराई जाती है मात्र 99 रुपीज में, अगर किसी एक सब्जेक्ट का करना चाहते हैं तो। अच्छा, आप बार बार चार्ट बोल रहे हैं, तो सिर्फ समय हो गया है ना, समय होने के बाद क्या होता है कि मुश्किल हो जाती है। आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए आपको हम बता देते हैं कि देखो पादप जगत है, पादप जगत को 2 उप जगत में बांटा गया। आइकलर ने बांटा था, एक था क्रिप्टो गेम्स, एक था फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स में वैसे पौधों को रखा जाता है जिसको में बीज नहीं पाया जाता, और फेनरो गेम्स में वैसे पौधों को रखा जाता है जिनको में बीज पाया जाता है, यानी जिनको में बीज बनते हैं। ठीक है, अब ये जो जिनको में बीज नहीं पाया जाता क्रिप्टो गेम्स, उसके 3 संघ में बांटा गया है, सॉरी 3 संघ में बांटा गया। संघ है ये, यानी फाइलम है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है कि जलीय पौधा है, ब्रायोफाइटा उभयचर पौधा है, और टेरिडोफाइटा जो है सिर्फ और सिर्फ स्थल पे पाया जाता है। ठीक है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता, जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता, लेकिन टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती का विकास होता है। ठीक है, इसको में जाइलम फ्लोएम सब रहता है। इसका उदाहरण याद रख लीजिएगा, कौन कौन से इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण कौन है, इसका उदाहरण कौन है। ठीक है, अब आते हैं फेनरोगेम्स। इसको में बीज तो जरूर रहता है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको में बीज नहीं बनता, सॉरी बीज के ऊपर फल नहीं होता, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके बीज के ऊपर फल पाया जाता है। तो वैसे पौधे जिनके बीज के ऊपर फल नहीं पाया जाता, वैसे पौधों को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिस पौधे के बीज के ऊपर फल पाया जाता है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? तो इसको में कोई शाखा नहीं होता, बस ताड़ के वृक्ष के जैसा बड़ा होता है,
शाखा का निर्माण नहीं होता और बहुत ही मजबूत होता है और बहुवर्षीय होता है, बहुत वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है जैसे साइकस है, पाइनस है, ये सब जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म की बात कीजिएगा जिनको में बीज के ऊपर फल पाया जाता है, जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, ये सब आपका क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जिसके ऊपर बीज के ऊपर फल पाया जाता है, इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक है आपका एक बीजपत्री, एक है आपका द्विबीजपत्री। तो ये जो एक बीजपत्री है उसको मैं पत्ती और जड़ के माध्यम से हम इसका पहचान कर सकते हैं। अगर पत्ती पर समांतर सीधा विन्यास है और जड़ जो है एक शाखा नुमा है, ढेर सारी पतली पतली शाखाओं में बटा हुआ है, जैसे धान का पौधा, क्या उसको बोलते हैं, बांस का पौधा, ये सब आपका हो जाएगा एक बीजपत्री। उसी प्रकार से अगर द्विबीजपत्री की बात कीजिएगा तो इसको पत्तियों और जटिल, पत्तियों में जटिल सीधा विन्यास होता है और मूसलाधार जड़ी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। बात को समझ गए? तो एक बीजपत्री का उदाहरण हो जाएगा चना हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बांस का पौधा हो जाएगा, एक बीजपत्री का उदाहरण। और द्विबीजपत्री का उदाहरण आपका हो जाएगा आम का पेड़, जामुन का पेड़। ठीक है, ये सब जो है द्विबीज, ठीक है, ये सब जो है आपको द्विबीजपत्री का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। चना तो द्विबीजपत्री, यस चना द्विबीजपत्री है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः कल, और कल के क्लास में फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी नाजुक मैम की आपकी क्लास शुरू होने वाली हिस्ट्री की। तो आज क्लास में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।